बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे शेरों और शेरनियों, तुरंत कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को गणित के पूरे फार्मूलों को बताने वाला हूं। मैं उन फार्मूलों की बात करूंगा, मैं उन फार्मूलों को बताऊंगा जो आपके पूरे बोर्ड एग्जाम के जितने भी सारे सवाल होंगे उन सारे सवालों को लगाने के लिए काफ़ी होंगे। ठीक है ना। बिना इन सूत्रों को आप गणित का कोई भी सवाल हल नहीं कर पाओगे। आप लोग इधर से उधर अपने सूत्रों को खोजते होंगे, कभी बहुत ज़्यादा परेशान होते होंगे, क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है। तो जब समय कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा करना हो तो भाई हमें एक रणनीति बना करके अपनी तैयारी को करना होता है ना। तो आप लोगों को सूत्रों के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, कौन सारे सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं है, कितना याद करना है, कितना नहीं करना है, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा उन सारे सूत्रों को आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। और लिखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करवा करके अपने पास रख सकते हैं, ताकि आप लोग उसे अच्छे से याद कर सको, है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग उन सारे सूत्रों के बारे में जानेंगे कि भाई हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, हमारे गणित के लिए कौन सबसे ज़्यादा जरूरी है, किसे याद करना चाहिए और किसे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखो भाई चैप्टर वाइज बात करेंगे। चैप्टर वाइज मतलब पहले चैप्टर में कौन सारे सूत्र इंपॉर्टेंट है, दूसरे तीसरे चौथे ऐसे करते हुए हम लोग पूरे गणित के पूरा एकदम मैंने निचोड़ करके रखा भाई उन सारे सूत्रों को अच्छे से तैयार कर लेना। मैं हर एक चीज़ों को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, ध्यान सुनना। सबसे पहले जो आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहला एक प्रमेय होता है जिसे हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। ठीक है। ये क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा या व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से पूरी तरीके से कट जाए उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे 4 को ले लो, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 6 को ले लो, आप 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और यहाँ तक 6 से भी कटेगा। तो मैंने क्या कहा कि भाई वह संख्या आपकी भाज्य कहलाएगी जो कोई भी किसी से भी कट सके। ठीक है। तो जब आप इसका गुणनखंड करोगे, ऐसी संख्याओं का जब आप गुणनखंड करोगे तो वह क्या होगा, उनका गुणनखंड का हर एक संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। ये प्रमेय आपका बोलता है। फिर आगे हम बात करेंगे HCF और LCM में संबंध। मतलब LCM और HCF से एक संबंधित क्या सूत्र है कि भाई जब आप LCM और HCF का गुणा करोगे, ये सूत्र क्या कह रहा है कि जब आप लसै और मैसै इन दोनों संख्याओं का गुणा करोगे, ठीक है ना, फिर आपने जिन संख्याओं का लसै और मैसै निकाला है उन संख्याओं को आपस में गुणा करोगे तो वह दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। तो ये आपका ये सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए। या तो इसी सूत्र को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसै गुणे मैसै। ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो या ऐसे कह सकते हो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसै गुणे मैसै। तो इस सूत्र को हम लोग इतने तरीकों से लिख सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आपका एक क्वेश्चन आता है, बनता है कि भाई ये दो संख्या है, इनका तुम लसै और मैसै निकालो और फिर इसका जांच करो कि ये आपने जो लसै और मैसै निकाला है वो सही है या नहीं है। तो उसकी जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, इस सूत्र का सहारा लेना पड़ता है। या कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि भाई एक संख्या ये है, मान लो कोई भी संख्या एक दे दिया, कह दिया कि एक संख्या 5 है और इसका लसै और मैसै इतना इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो ऐसे भी केस में ऐसे सवालों को हल करने के लिए भी इस फार्मूले की जरूरत पड़ता है या पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जो सूत्र है ना बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए ठीक है। फिर आगे मैं आपको बताऊं
कि जो अपरिमेयता, अपरिमेयता में जब आप अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करोगे जो भी, तो वहां आपको एक प्रमेय लगाना पड़ता है, ठीक है ना। उस बिना उस प्रमेय को लगाए हुए आप केवल जो अपरिमेय संख्या होता है ना, जैसे करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में 5 हो गया, करड़ी में 7 हो गया, ऐसी जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको सिद्ध करने के लिए ऐसे यानी इस प्रमेय को हमें लगाना ही लगाना पड़ता है। बिना इस प्रमेय को लगाए हुए आप ऐसी ऐसी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रमेय आपको याद ही होना चाहिए। हालांकि आप जानते ही हो कि भाई ये प्रमेय क्या कहता है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। अगर फिर भी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद परिमेय संख्या आता है। परिमेय संख्या क्या होता है भाई, जिसे आप P बटे Q के रूप में लिख लो, जहां Q का मान 0 ना हो, यानी हर का मान 0 ना हो, तो ऐसी संख्या को आप क्या कहोगे, परिमेय संख्या कहोगे। तो ये आपका पहले चैप्टर में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले थे मैंने उनको बता दिया है ना। मजेदार था ना। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले चैप्टर बहुपद पे। देखिए क्या होता है, क्या मतलब बहुपद क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जरूरी नहीं है भाई, हमारे पास कम समय है ना, हमें केवल फार्मूले की ज़रूरत है, ठीक है। बहुपद आप जब पढ़े होंगे तो आप लोगों को बताया गया होगा कि आप देखो भाई, बहुपद तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन किस बहुपद को पढ़ाया जाएगा इस अध्याय में, तो आपको बताया गया था कि बाबू आप लोगों को द्विघात बहुपद पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, इसके सवाल ही आएंगे, है ना। तो वहां आप लोगों को बताया भी गया होगा, ठीक है, कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। कहने का मतलब व्यापक रूप का मतलब क्या हुआ, व्यापक रूप का मतलब ये होता है कि भाई इसके जैसा जो भी कुछ दिखाई देगा वो उसे ही आप क्या कहोगे, द्विघात बहुपद कहोगे, है ना। चलिए ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। इसकी पहचान कैसे की जाएगी, तो इसी के द्वारा किया जाता है कि भाई ऐसा दिखेगा तो हो जाएगा। शून्यांक और गुणांक में संबंध, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका काम कब आता है भाई, तो आप जानते हो अच्छे से कि जब हम लोग किसी भी द्विघात बहुपद का जब हम शून्यांक निकालते हैं तो शून्यांक के सत्यता की जांच भी करते हैं। तो जांच हम लोग 2 तरीकों से करते हैं, शून्यांकों का योग वाला और शून्यांकों का गुणनफल वाला, ठीक है। तो शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा मतलब पहला शून्यांक, बीटा मतलब दूसरा शून्यांक, इनका योग क्या होता है, माइनस बी बटे ए के बराबर होता है। अब बी और ए कहाँ से आया भाई, बी और ए कहाँ से आया, तो ध्यान से देखना। बी ए जो है देखो यहाँ से आता है ए बी सी, जो भी x² का जो गुणांक होता है वह a का मान होता है, x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है, c मतलब केवल अचर। तो ये आपको 2 फार्मूले अच्छे से याद होना चाहिए, साथ में एक ये फार्मूला, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस फार्मूले को कब और कहाँ लगाना होता है भाई, तो इस फार्मूले को भी मैं बता देता हूँ। जब आपको केवल व केवल ये कह दिया जाए कि ये शून्यांकों का योगफल का मान, मान लो ये अल्फा है, ये प्लस का बीटा है, ये बीटा है, समझ में आया कि नहीं। कह दिया अल्फा और बीटा का जो मान है वो कितना है, मान लो 4 है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इसका मान मान लो 2 है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का मान 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, ठीक है। और हमसे ये कह दे कि भाई अब एक काम करो, इन दोनों से आप एक द्विघात बहुपद बता दो, ठीक है। शून्यांकों के योगफल और शून्यांकों के गुणनफल, इन दोनों से ही आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो अब उस केस में आपको क्या करना है, इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। ये भी फार्मूला बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। चलिए ठीक है, अब बात हम लोग करेंगे तीसरे अध्याय का। तीसरे अध्याय में आप जानते हो अच्छी तरीके से कि हम लोग पढ़ते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का जो व्यापक रूप है वो यहाँ पर है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। समझ में आया कि नहीं आया, ये व्यापक रूप है, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो भी हमारे समीकरण इस रूप में या इस रूप में दिखाई देगा उसे ही आप क्या कहोगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहोगे।
यहाँ पर आप लोगों को बताया गया होगा जब आप पढ़ रहे होंगे कि भाई जब हमारे दो अनुपात बराबर नहीं होते हैं तो किस प्रकार का ग्राफ होता है, तो प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है। क्या कैसा ग्राफ होता है भाई, प्रतिच्छेद ग्राफ होता है। और इसके एक हल होते हैं, अद्वितीय का मतलब एक हल के अलावा कोई दूसरा हल ना हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, अद्वितीय हल। ठीक है, जब हमारे दो अनुपात बराबर नहीं होते हैं तो कैसा ग्राफ, प्रतिच्छेदित ग्राफ बनता है। जब हमारे दो अनुपात बराबर हो और तीसरा अनुपात बराबर ना हो तो इस प्रकार का बना हुआ ग्राफ क्या होता है, समांतर ग्राफ होता है ना। फिर अगर हमारे तीनों अनुपात बराबर हो जाते हैं तो ये क्या होता है भाई, समपाती ग्राफ होता है। और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्यों होते हैं भाई, क्योंकि आप जानते हो अच्छी तरीके से कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करती हुई जाती हैं तो अनंत बिंदुओं को स्पर्श कर रही है ना, तो जब अनंत बिंदुओं को स्पर्श करेंगे तो अनंत ही मान तो आएंगे ना, है ना। तो इस तरीके से ये आपको पता ही होना चाहिए। साथ में आप जानते हो कि इसमें दो विधियां, पहले तो तीन विधियां हुआ करती थी। पहले तो वज्र भी शामिल था लेकिन अब तो नहीं है भाई। तो अब जब नहीं है, केवल आपके पास विलोपन और प्रतिस्थापन है। ठीक है, ये दोनों विधि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे द्विघात समीकरण यानी चौथे अध्याय की। चौथे अध्याय में द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात बहुपद की जैसा ही है। अगर द्विघात बहुपद को हम 0 की बराबर कर दे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसमें जो हमारे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है वो विविक्तर का आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, विविक्तर का क्यों है भाई, विविक्तर से क्या, विविक्तर का सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी। इस सूत्र को इस नाते जरूरत पड़ा क्योंकि आप जब पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया होगा कि द्विघात समीकरणों को हल करने के तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं, तीन तरीके। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य विधि। हालांकि पूर्ण वर्ग विधि कट चुका है आप लोग के सिलेबस से, है ना, तो आपको शायद नहीं बताया गया होगा। तो द्विघात समीकरणों को हल करने के तीन तरीके हैं। तो उसमें ये था, जो तीसरा वाला था कि द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य वाला, तो उसमें ये था कि भाई हम किसी भी द्विघात समीकरण को क्या हम द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं, तो जवाब में था नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, तो ये कौन बताएगा कि भाई किस द्विघात समीकरण को हम द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं और किस द्विघात समीकरण को हम द्विघाती सूत्र से हल नहीं कर सकते। तो वो विविक्तर ही था, विविक्तर ही आपको बताएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा भाई, यहाँ पर लिखा है कि विविक्तर ही आपको बताएगा कि भाई आप किस द्विघात समीकरण में आप द्विघाती को लगा सकते हो और किस में नहीं लगा सकते हो। तो इन्होंने बताया कि अगर विविक्तर का मान, आपने यहाँ एबीसी का मान कहाँ मिलेगा, तो वही मैंने बताया, द्विघात बहुपद में भी बताया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वह ए का मान, एक्स का गुणांक बी का मान, सी जो लास्ट में केवल अचर होता है वो सी का मान होता है भाई। और हाँ, मान लेते वक्त आप चिन्हों को वही लेंगे जो आपके सवाल में होंगे, ठीक है ना, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो जब हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे, मतलब ए बी सी का मान रख करके, तो वहाँ अगर देखेंगे, अगर यानी डी का मान यानी विविक्तर का मान धनात्मक आता है, मतलब 0 से बड़ा आता है, प्लस में आता है, प्लस में, तो भाई आप वहां द्विघाती सूत्र लगा सकते हो। अगर विविक्तर का मान 0 भी आ जाता है तो उस केस में भी आप द्विघाती को लगा सकते हो। लेकिन वहीं अगर विविक्तर का मान माइनस में आता है तो आप वहां द्विघाती सूत्र को नहीं लगा सकते। ठीक है ना, ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट है। तो ये फार्मूले आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। अब हम बात करेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होता है भाई, ध्यान सुनना। तो समांतर श्रेणी आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ऐसी श्रेणी जिसका सार्वंतर समान हो उसे ही आप क्या कहोगे, समांतर श्रेणी कहोगे। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, ये समांतर श्रेणी का क्या है, व्यापक रूप है। व्यापक रूप मतलब इसके जैसा ही जो समांतर श्रेणी, जो भी श्रेणी होगा वह समांतर श्रेणी कहलाएगा। इसमें समांतर श्रेणी में आपको पहले भी बताया गया होगा, समांतर श्रेणी में पहले पद को ए से और सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वंतर का मतलब क्या होता है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर है। ठीक है,
हाँ, जैसे डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ठीक है, ये फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जो जो फार्मूला मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना भाई, ध्यान सुनना। थोड़ा सा मैं कम कर लूँ, 1 पे कर लेता हूँ। ठीक है, देखो भाई, आपको ये वाला फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ये वाला an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, जहाँ an क्या है भाई, nवां पद, इसे अंतिम पद भी कह सकते हो। a तो प्रथम पद है, n क्या है, पदों की संख्या है, d क्या है, सार्वधातुक है। ठीक है, अच्छा, ये फार्मूला कब और कहाँ लगाया जाता है ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये भाई सूत्र रट लेना ये बड़ी बात नहीं होती है, सूत्र को लगाना कहाँ होता है, किस जगह लगाना होता है, ये जानना बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई मैं आपको बताऊंगा, आपको परेशान होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ बताऊंगा, रटाऊंगा बस नहीं। ध्यान सुनना, देखो भाई, इस फार्मूले को आप तभी लगाओगे जैसे मान लो अपरिमित समांतर श्रेणी आ गई। अपरिमित आप जानते ही होंगे कि ऐसी समांतर श्रेणी जिसे गिना ना जा सके। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, डॉट 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 आ गया। तो क्या आप इस समांतर श्रेणी को गिन सकते हो क्या? सॉरी, इस समांतर श्रेणी के पदों को आप गिन सकते हो क्या? तो आपका जवाब होगा सर नहीं, बिल्कुल नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते? क्योंकि भाई ये समांतर श्रेणी कहाँ तक जा रहा है ये हमें नहीं पता है। जब नहीं पता तो आप उसे गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। तो ऐसी समांतर श्रेणियों में अगर मैंने कह दिया कि इस समांतर श्रेणी का 10वां पद या 15वां पद या 20वां पद या 50वां पद हमको बता दो कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे चीजों को बताने के लिए हम लोग किस फार्मूले को लगाते हैं भाई, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, इस फार्मूले को हम लोग लगाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए एक फार्मूला ये भी होता है l बराबर a प्लस का n माइनस 1, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ l बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला है, इसी को एल भी कह सकते हैं, अपने मैंने बताया भी है। ठीक है ना भाई, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो एल वाला भी फार्मूला यही सारी चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए इस फार्मूलों को लगाया जाएगा, बिना इसके नहीं कुछ हो पाएगा। चलिए ठीक है, फिर हम बात करेंगे, एक और फार्मूला होता है इसमें। एक तो एल बराबर हो गया, मैंने बता दिया। एक और होता है कि कभी कभी सवाल ऐसा आ जाता है कि अंतिम पद से 15वां पद बताओ। अंतिम पद मतलब कोई समांतर श्रेणी है, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट डॉट, मान लो 50 है। मैंने यहाँ कह दिया कि भाई अंतिम पद से एक काम करो कि तुम हमें 15वां पद बता दो। क्या बता दो? 15वां पद। तो ऐसे केस में हम कैसे बताएंगे, किस तरीके से बताएंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ। फार्मूला an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, आप इस फार्मूले को लगा करके आप वो चीज़ आप आसानी से बता सकते हो। आपके सवाल भी है, एक सवाल आपके उदाहरण में है और एक सवाल आपका प्रश्नावली में है। तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे अब योग के लिए। योग में देखिए ध्यान से, ओ भाई चल, हाँ योग में आ गया कि अगर हम समांतर श्रेणियों के जो पद हैं उनको हमें जोड़ना रहे तो कैसे जोड़ेंगे, किसके द्वारा? तो आपको इस वाले फार्मूले को अच्छे से याद होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। हाँ, ये वाला फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एस एन बराबर n बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें कौन क्या है ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। एस मतलब जोड़ना है, एन का मतलब पदों को, मतलब इतने पदों को जोड़ो। ठीक है, ये फार्मूला और ये फार्मूला है, दो फार्मूले आपके क्या हैं, योग वाले हैं। एक और फार्मूले मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक और फार्मूला है एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस का a n, है ना। इस ए भी फार्मूला योग का ही है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब मैं बात करूंगा त्रिभुज में। त्रिभुज कहाँ गया भाई? हाँ त्रिभुज का हम बात करने हैं। त्रिभुज में आप जानते हो दो प्रमेय हैं,
सबसे प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2। प्रमेय 6.1 को हम लोग थेल्स प्रमेय या बीपीटी प्रमेय कहते हैं, और उसके बाद जो प्रमेय 6.2 है उसे हम थेल्स प्रमेय का विलोम या बीपीटी का विलोम कहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ आप लोगों को दो प्रमेय पता होना चाहिए। प्रमेय जो 6.1 है वो क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में, मान लो कोई एक ऐसे त्रिभुज है और ये एक भुजा है, कह रहा कि अगर ये और ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो मान लो इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है, जो भी है भाई, थोड़ा सा हल्का कर लूँ, हाँ इसको हटा भाई, हटा 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 हटा। हाँ, मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है ना भाई, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये ऐसे है। कह रहा कि ये और ये दोनों अगर समांतर हैं, और ये डी मान लो और ये ई मान लो, अगर डी ई भुजा बी सी के क्या है, समांतर है, तो ये अनुपात है, ठीक है, जैसे ए डी बटे डी बी वो बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। तो ये चीज़ बोल रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। ये प्रमेय 6.1 है या थेल्स प्रमेय कह सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। इसे ही आपका वो है थेल्स प्रमेय। जस्ट इसका उल्टा, अगर ये बराबर मिला है तो कहोगे कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं। अगर देखो ये समांतर हैं तो अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये थेल्स प्रमेय कहता है। और थेल्स प्रमेय का जो विलोम है, जिसे हम प्रमेय 6.2 के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो क्या कहता है कि भाई अगर अनुपात बराबर हैं तो भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है ना भाई। बस ऐसे ही आपको ये चीज़ होना। फिर आप 3 समरूपता कसौटियां हैं, ये भी आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। हाँ, तो ये जैसे एंगल आ गया, साइड एंगल साइड आ गया, और साइड आ गया। ये तीनों के तीनों कसौटियाँ आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बिना इनके कुछ नहीं होने वाला है। फिर हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति की। निर्देशांक ज्यामिति क्या है भाई, ध्यान सुनना। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं लास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, काम की चीज़ें बताऊंगा कि एग्जाम में क्या करना, कैसे करना, सारी चीज़ मैं बताऊंगा। आप लोग बस ध्यान से देखते रहना, मजा आएगा, आ जाएगा कि बात जान लो आज की वीडियो को देखने के बाद। निर्देशांक ज्यामिति में देखो, सबसे पहले हम लोग जब हमें दो निर्देशांक बिंदुएं दिए रहता है ना, तो कहता भाई इन दोनों निर्देशांक बिंदुओं के बीच में कितनी दूरी है ये बता दो। तो हम कैसे बताएंगे, तो इस फार्मूले के द्वारा बताएंगे, जो d बराबर आपको करंट में दे रहा है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, है ना। इस फार्मूले के द्वारा आप क्या कर सकते हो, दो निर्देशांक बिंदुओं के बीच की दूरी को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसको इस वाले फार्मूले को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, d बराबर अंडर रूट में, ऐसे अंडर रूट बनाओ, यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग, ऐसे भी कर सकते हो, मतलब एक कड़ी में ही रहेगा, ठीक है ना। हालांकि इसमें लिखा नहीं पा रहा है मेरे से इतना, चलिए ठीक है। हाँ, तो ये भाई दो निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालना, तो ये चीज़ हो गया भाई। अगर आपको मूल बिंदु से दूरी निकालना रहे तो कैसे निकालोगे, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए जो सूत्र है वो ये है, कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। इस सूत्र के द्वारा आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। फिर विभाजन सूत्र आता है, विभाजन सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें ये चारों के चारों ना सूत्र एकदम एक से बढ़ के एक हैं। विभाजन सूत्र हो गया, मध्य बिंदु सूत्र हो गया, ये सारे चीज एकदम अच्छे से आपको पता होना चाहिए, है ना। विभाजन सूत्र कब लगता है, जब ये आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये दो निर्देशांक बिंदुएं हैं और इनको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, उस रेखाखंड को अगर मैं इस बिंदु से बांटूं, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई यहाँ पर एक निर्देशांक बिंदु है और यहाँ पर भी कोई एक निर्देशांक मान लो बिंदु है, मान लो यहाँ 3,2 है और यहाँ 1,4 है। मैंने कहा इन दोनों निर्देशांकों को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, अगर मैं उस रेखाखंड को यहाँ से, मतलब इस बिंदु से मान लो P मान लो, इस बिंदु से 1,6 मान लो, मैं अगर यहाँ से बांटूं, इस बिंदु से मैं बांटूं, तो ये रेखाखंड किस अनुपात में बटेगा, ठीक है, इसको बताना रहे तो हम लोग किस फार्मूले के से बताएंगे, इस वाले फार्मूले से बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है, साथ में ये देखो, ये दो टाइप का प्रश्न आता है, जब भी बोर्ड एग्जाम में आता है दो टाइप का कभी कभी आता है, ठीक है ना भाई। दूसरा टाइप क्या, पहला तो ये है कि भाई दो निर्देशांक बिंदु हैं, इनको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, उस रेखाखंड को अगर मैं इस बिंदु से बांटूं तो वह कितने अनुपात में बटेगा,
ऐसा एक सवाल आ गया। दूसरा सवाल क्या आता है कि ये दो निर्देशांक बिंदुएं हैं, इनको जोड़ने वाला ये रेखाखंड है। इस रेखाखंड को हमने पता नहीं किस बिंदु से बांटा कि यह 1:2 में बट गया। कितने में बट गया भाई? 1:2 में बट गया। तो आप किस बिंदु से बांटे हो उसको बताओ। तो उसको भी बताने के लिए इसी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो ये पता होना चाहिए। फिर मध्य बिंदु सूत्र होना चाहिए। मध्य बिंदु सूत्र आपको पता ही होना चाहिए। अब सर मध्य बिंदु का सूत्र क्या मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि ये मान लो निर्देशांक बिंदु है और ये निर्देशांक बिंदु है, इनको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है उस रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है उसको बता दो। तो उसको बताने के लिए आप लोग इस फार्मूले को लगाकर बता सकते हो बहुत ही आसानी से। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति में ध्यान से देखना। त्रिकोणमिति आपको अच्छे से पता होना चाहिए भाई कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहली बात तो ये कर्ण है, यहाँ पर लिखा है ना भाई कर्ण। कर्ण कौन होगा? जो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा होगी वो कर्ण होगी। लंब आप इसे भी कह सकते हो, इसे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अच्छी तरीके जानते होंगे। तो ये लंब हो गया, मान लो ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो आप अच्छी तरीके जानते हो कि समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है। कर्ण भुजा इन दो भुजाओं से बड़ी होती है। ठीक है ना यहाँ तक? ठीक है। फिर उसके बाद आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। होता है कर्ण का स्क्वायर, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पर लिख नहीं पाया। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ आधार हो गया, मैं लिख दूं आधार का स्क्वायर। ठीक है ना भाई? ये हमारा क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। और मैं आपको बताऊं कि भाई पाइथागोरस प्रमेय कब और कहाँ लगाया जाता है ये भी तो पता होना चाहिए ना। बिल्कुल पता होना चाहिए। ये तब लगाया जाता है जब हमारे समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज का मान लो कोई दो भुजा का मान दिया है, इसका दिया हो इसका दिया हो, इसका नहीं दिया है। ठीक है, तो जब हमारे समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का मान दिया हो लेकिन तीसरी भुजा का मान ना दिया हो तो उस केस में उस भुजा का मान निकालने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है ना? फिर ये तो हो गया। फिर आप जानते हो कि लंब बटे कर्ण को साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, और यहाँ कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। ये सारे फार्मूले एकदम अच्छे से पता ही होना चाहिए। साथ में कुछ ये मेन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये वाला कि साइन देखो कोसेक का उल्टा होता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक भी साइन का उल्टा ही होता है। फिर ऐसे ही जैसे साइन कोसेक का उल्टा होता है ऐसे ही कॉस भी सेक का उल्टा होता है। फिर टेन भी कॉट का क्या होता है? उल्टा होता है। ये सारे चीज़ एकदम अच्छे से आपको याद होना चाहिए, जो कि ये बहुत बड़े बड़े नंबरों में जब सवाल पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति से तो इनके बिना उन सारे सवालों को हम लोग अच्छे से हल नहीं कर सकते हैं, जिस कारण से ये फार्मूले आपको एकदम अच्छे से पता होना ही होना चाहिए। ठीक है ना? फिर आगे चलते हैं। देखो ये आप यहाँ मैं टेबल भी लिखा हूँ, हालांकि इसको भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़। ठीक है, साइन 0 बराबर 0, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/2 और साइन 60 का मान जो होता है वो करड़ी में 3/2 होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट में और जो सबसे ज़्यादा अधिक बार हमारे सवालों में आता है ये वाला आता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। साथ में ये टेबल भी एकदम अच्छे से आप लोगों को याद होना ही होना चाहिए। बिना इसके सबसे ज़्यादा अगर होता है तो आप साइन का याद कर लो, कॉस का याद कर लो, टेन का याद कर लो, ये सारे आप अच्छे से याद कर लो। नीचे याद हो या ना हो तो कोई मतलब नहीं है उतना, लेकिन आपको इतना ज़्यादा तो याद होना ही होना चाहिए। और अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा है ये टेबल की सर इतना कठिन है कैसे याद करें, जल्दी याद ही नहीं होता, रटते हैं फिर भी याद नहीं होता, भूल जाते हैं।
ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसका एक ऐसा ढांसू तरीका बताऊंगा ना कि ना तो आपको रटने की जरूरत पड़ेगी, ना ही याद करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कुछ करने की, कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरी चुटकियों में आप टेबल लिख करके बैठ जाओगे। इतना मैं ढांसू ट्रिक बता दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा ढांसू ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति के कुछ सर्वसमीका हैं, ये आपको याद होना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इसी को हम थोड़ा सा इधर उधर करें तो ये फार्मूला और ये फार्मूला बन जाता है। वहीं पर अगर हम इस मेन फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर ये मेन फार्मूला अगर आपको अच्छे से पता है तो इन दो फार्मूलों को आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये मेन है, और इसमें ये मेन था, और इसमें ये मेन है। अगर आपको इन तीन मेन सूत्र अच्छे से याद है, तैयार है, तो आप इन जो बाकी के सूत्रों को देख रहे हो ना, ये सारे सूत्र आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन ये तीनों के तीनों आपको याद ही होने चाहिए किसी भी हाल में। बात करेंगे अब अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 9। इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहले आपको जानना चाहिए उन्नयन कोण क्या होता है भाई। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप जमीन से छत की ओर देखते हो तो उससे जो आपका कोण बनता है उसे ही उन्नयन कोण कहते हो। फिर अगर हम अवनमन कोण की बात करें तो अवनमन कोण क्या होता है, आप छत पर खड़े हो और नीचे की कोई चीज देख रहे हो तो इससे जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कहते हैं, ठीक है ना भाई। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और हाँ, मैं आपको चैप्टर नंबर 9 के सवालों को हल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ढांसू ट्रिक है ना, वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या है जी, पहली बात तो आपको साइन कॉस टेन इन तीनों अनुपातों का आपको टेबल याद होना चाहिए। साइन का भी, कॉस का भी, टेन का भी। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको साइन कॉस टेन का अनुपात याद होना चाहिए। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये आपको एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये तभी आप लोग इस चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, और आना ही आना है, और जब भी आएगा बड़े नंबर में आएगा भाई। 4 नंबर 6 नंबर तक के सवाल बनते हैं इस चैप्टर से, इस नाते इसे कमजोर मत समझना, है ना। चलिए फिर बात करेंगे वृत्त की। वृत्त में देखिएगा ध्यान से, वृत्त में पहला प्रमेय 10.1 है ना। प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1 क्या कहता है कि त्रिज्या जो होता है वह स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी हाँ, पर इस प्रमेय को आप लोग ना तैयार भी कर लीजिएगा, क्योंकि प्रमेय अक्सर कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसमें दो प्रमेय है, प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.2, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रमेय आपको अच्छे से याद भी होने चाहिए, और इसे आपको सिद्ध भी करने आना चाहिए, है ना। तो ये दोनों चीज बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। ये दूसरा प्रमेय 10.2 क्या कहता है कि अगर आप बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हो तो आप दो स्पर्श रेखा खींच पाते हो, और दोनों के दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो ये दोनों अच्छे से आपको याद होने चाहिए। फिर मैं आपको बात करूं, ये 10वां कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर हम बात करें 11वें का, क्योंकि देखिए हम लोगों के पास कम समय है, इस नाते जल्दी जल्दी हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे मजे के साथ हम लोग इन पूरे सूत्रों को अच्छे से एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ये सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़ के एक हैं, उन सारे सूत्रों को आपको याद करना है, बस याद ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। फिर आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित का मतलब क्या होता है कि वृत्त से संबंधित जो भी आकृतियां होती हैं, ठीक है, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसे वृत्त से संबंधित कौन सी आकृतियां होती हैं, तो त्रिज्य खंड होता है, फिर इसके बाद वृत्त खंड होता है। ये वृत्त से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, और ऐसी आकृतियों का हमें क्या करना है भाई, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो परिधि होता है वो 2 पाई आर होता है। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। पाई का मान इन्होंने कहा कि 22/7 3.14 भी होता है, ठीक है। देखिए मैंने कहा त्रिज्य खंड होता है भाई, ध्यान से देखिएगा।
तो त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, एक लघु त्रिज्यखंड होता है, एक दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। जो लघु त्रिज्यखंड का सूत्र होता है वो ये होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये लघु त्रिज्यखंड का सूत्र होता है। अगर मैं वहीं आपको बात करूं या बताऊं तो दीर्घ त्रिज्यखंड का, तो इस आज नीचे दिया है यहाँ पर, दीर्घ त्रिज्यखंड का ये फार्मूला है, ठीक है ना। हाँ ये वाला 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अगर आपको ये नहीं याद है तो भी कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो लघु वाला फार्मूला देख रहे हो ना, ये वाला ये वाला, इस फार्मूले में आप क्या करना है, 360 में से उस थीटा को घटा दो, उस दीर्घ का बन गया थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये आपका लघु है। 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये आपका दीर्घ का बन गया, ठीक है ना। तो ये आपका लघु और दीर्घ, ये दोनों फार्मूले याद होने चाहिए। हालांकि एक फार्मूला याद कर लो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। फिर हम बात करेंगे वृत्तखंड की, है ना। वृत्तखंड में देखो, वृत्तखंड का ये जो फार्मूला आप यहाँ पर देख रहे हो, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका लघु वृत्तखंड का जो सवाल को हल करने के लिए ये सूत्र है, ठीक है ना। अब यहाँ अगर दीर्घ वृत्तखंड की बात है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ थीटा दिखाई दे रहा है वहाँ आप 360 माइनस थीटा कर लो। समझ में आया कि नहीं आया, 360 माइनस थीटा कर लोगे, ये आपका दीर्घ का बन जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। साथ में यहाँ पर एक और चीज़ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि जो मिनट वाली सुई होती है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, और 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है कि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अपने 12वें अध्याय की, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि आपको एकदम अच्छे से पता होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेलन का, ठीक है। बेलन का देखो इसमें दो प्रकार के क्षेत्रफल हमें निकालना होता है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र को हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो जब पार्श्व आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको वक्र या पार्श्व कुछ भी पूछे तो ये है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, जहाँ पाई का मान 22/7 3.14 होता है, और आर क्या त्रिज्या है, एच क्या बेलन की ऊंचाई है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये फार्मूला लगेगा, और आयतन का पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कि ये फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर वहीं अगर हम बात करें शंकु की, जो शंकु होता है ये इस टाइप का होता है। ये जैसे आप बर्थडे टोपी लगाते हो ना, जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो उसके जन्मदिन पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसा टोपी कैप लगाते हैं, तो वो शंकु के आकार का होता है। तो ये तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है, ये मेन ऊंचाई बोला जाता है, और ये त्रिज्या बोला जाता है ना। तो अगर शंकु की हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना हो, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं, तो आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का वर्ग प्लस ये ऊंचाई का वर्ग करके इसे कड़ी में मान निकाल लो, ये आपका क्या बन जाएगा, तिर्यक ऊंचाई बन जाएगा। फिर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहे तो पाई आर एल हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर, अगर इसके आयतन को निकालना रहे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ये आपको एकदम अच्छे से याद होना ही होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे गोला और अर्धगोला। गोले और अर्धगोला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr स्क्वायर। गोले का आयतन अगर हमको निकालना रहे तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। वहीं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr स्क्वायर होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर। वहीं अर्धगोले के आयतन अगर हमको निकालना रहे तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये फार्मूले एकदम अच्छे से सबको याद होना ही होना चाहिए।
याद रहेगा तो ही आप इसके सवालों को हल कर सकते हो, नहीं याद रहेगा तो आप एक भी सवाल को हल नहीं कर पाओगे। आपके ये दिमाग में आएगा कि यार ये सवाल तो मैं लगा लूँगा, लेकिन जब लगाने चलोगे ना तो आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा, और जब याद नहीं रहेगा तो आप सवाल चाह करके भी नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं घन और घनाभ से संबंधित जो भी क्षेत्रफल है। तो घनाभ का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो ये फार्मूला, जहाँ एल क्या है लंबाई है, बी क्या है चौड़ाई है, एच क्या है ऊंचाई है, और आयतन निकालना रहे तो एल बी एच है, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 6 गुणे ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर ए यहाँ ए क्या है तो यहाँ ए भुजा है। घन का आयतन क्या है ए क्यूब है। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सांख्यिकी से। सांख्यिकी में आपको 3 प्रकार के सवालों को लगाने को देखने को मिलता है। पहला माध्य, उसके बाद बहुलक, उसके बाद माध्यिका। 3 प्रकार के सवालों को आपको लगाने को मिलता है 13वें चैप्टर में। माध्य को निकालने के 3 तरीके हैं। पहला प्रत्यक्ष माध्य विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि, तीसरा पग विचलन माध्य विधि। ये तीनों विधियां आपको पता होना चाहिए अच्छे से, और इन तीनों विधियों के फार्मूले भी एकदम अच्छे से आपको पता ही होना चाहिए, है ना। तो भाई सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष माध्य विधि की बात करेंगे। तो प्रत्यक्ष माध्य विधि का ये फार्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई इंटू सिग्मा एफ आई। ये प्रत्यक्ष का है, ये कल्पित का है, कल्पित माध्य विधि का, और ये आपका पग विचलन विधि का फार्मूला है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ डी आई कैसे मिलेगा तो एक्स आई जो वाला कॉलम होता है, जब आप लोग सवालों को लगा रहे होंगे तो एक्स आई का कॉलम बनता है। एक्स आई में से ए क्या होता है तो एक्स आई का मध्य पद होता है। तो मध्य पद को आपको क्या करना होता है, एक्स आई वाले में से घटाना होता है ना। फिर आपका आता है पग विचलन में, तो यू आई आपको यहाँ मिला होगा। यू आई क्या है, यू आई आएगा कैसे तो एक्स आई माइनस ए वाला जो कॉलम होता है, अगर मैं एच से भाग कर दूं, एच क्या होता है तो ये आपका वर्ग अंतराल का माप होता है कि भाई आपके जो वर्ग अंतराल चला उसमें कितने कितने का गैप है। फिर लास्ट में आपका बहुलक आता है। बहुलक में ये चीज़ आते हैं पूरे सारे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। F1 F0 ठीक है बटे 2F1 सारे चीज़। यहाँ L क्या है तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H क्या वर्ग अंतराल, ये सारे चीज़ें हैं। तो ये आपको ये फार्मूला अच्छे से ही पता होना चाहिए, याद होना चाहिए एकदम अच्छे से। फिर माध्यक वाला ये फार्मूला L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ कोष्टक गुणे एच, ये वाला जो भी फार्मूला है, मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, बस आप लोग को याद करना है जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक भी ऐसे जितने भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों का, एक भी ऐसे फार्मूले नहीं हैं जो मतलब के हों, बेफालतू हैं। ये सारे काम के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए ठीक है। प्रायिकता, ये भी एकदम अच्छे से पता होना चाहिए आप लोगों को। प्रायिकता में भाई आप जानते हो कि प्रायिकता का सबसे पहले ये फार्मूला आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। और सिक्कों का जो होता है ना, मान लीजिए आप एक सिक्का निकालते हो, उछालते हो तो एक घटना घटता है, 2 सिक्का उछालोगे तो 4 घटना, और 3 सिक्कों को उछालोगे तो 8 घटना। तो इस सिक्कों का जो व्यापक रूप होता है 2 की पावर n होता है। मतलब n क्या है, सिक्कों की संख्या। आप जितना सिक्का उछालोगे आप यहाँ पर रख दो। जैसे मान लो आप 2 की पावर, आपने 3 सिक्का उछाला तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कुल 8 परिणाम प्राप्त होंगे। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आपको पासा पता होना चाहिए। जब आप एक पासा को फेंकते हो तो 6 परिणाम आता है, तो 2 पासे को फेंकोगे तो कितना परिणाम आएगा, 36 परिणाम। ये आपको एकदम अच्छे से सब कुछ पता है ही है ना। फिर इसका जो मेन इम्पोर्टेंट जो फार्मूला होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो इस तरीके से। और आपको ये पासा वासा पत्ता वत्ता जो भी चीज़ें हैं एकदम अच्छे से सब कुछ पता होना चाहिए। जो भी यहाँ पर मैंने बताया हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट था। मैंने सारे इम्पोर्टेंट सवालों को सूत्रों को मैंने एकदम अच्छे से बता दिया। आप लोग को बस इतना ही तैयार करना है, और इससे ज़्यादा कुछ तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा एक से बढ़ के एक है। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको अन्य किसी भी चीज़ों पे टॉपिक पर और चाहिए जो आप लोग का तैयार नहीं हो रहा है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका मेरा बोर्ड परिवार आपके साथ खड़ा है, कदम से कदम मिलाकर चलेगा। जब तक आप लोगों की पूरा बोर्ड एग्जाम अच्छे से कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक मेरा सपना है कि आप लोग इस तरीके से तैयारी करें, इस तरीके से कि अपना खुद का और मेरा बोर्ड का नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद।